जो मैकमोहन लाइन का रिकॉग्निशन जो है 1914 में हुआ है। तो उस वक्त में तिब्बत वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तिब्बत जो है एक आज़ाद एक कंट्री था। तो उस वक्त में ब्रिटिश इंडिया ने चाहा कि क्योंकि तिब्बत का एग्जिस्टेंस इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंस है, तो उसका बॉर्डर प्रॉब्लम को सोल्व करना ये इम्पोर्टेंट है। तो उस वक्त में जो अपना हेनरी मैकमोहन जो ब्रिटिश इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करता था, तो 1914 में शिमला में तिब्बतन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया। उस वक्त में पल्जर दोरजी शात्रा तो वो लोचिन था, तो वो तिब्बत गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होके आया और अपना ब्रिटिश इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव हेनरी मैकमोहन खुद ही था वहाँ पे। तो वहाँ पे हस्ताक्षर हुआ है, सिग्नेचरी हुआ है, तब तो जाके हमारा मैकमोहन लाइन का रिकॉग्निशन हुआ है 1914। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अपना हिस्ट्री में। सो उसको लेके अभी जैसे थोड़ा देर आप सबको पता है कि चाइना जो है हमेशा अरुणाचल को लेके क्लेम करते रहता है। जो भी यहाँ पे बड़े डिग्निटरीज आता है हमेशा चाइना जो है ऑब्जेक्शन क्लेम करते रहा है। सो हमारा सबका यही होना चाहिए कि 1914 जो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बतन गवर्नमेंट का बीच में जो साइन हुआ है, उसी का आधार पर अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री लाइन ड्रॉ हुआ है। यहाँ से इंडिया में है और वहाँ से तिब्बत में है। मैं 2017 को मैं अपना टेन्योर में जो मैं हिज होलीनेस को मैं अरुणाचल प्रदेश में इनवाइट करके लेके आया, तो वहाँ में मीडिया में काफ़ी चर्चा हुआ। चाइनीज़ ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उन लोग ने किया है कि हिज होलीनेस को यहाँ नहीं आना है बोल के। तो मैंने कहा कि सबसे पहली बात तो है कि इंडिया चाइना का साथ में हम लोग बॉर्डर शेयर नहीं करता है। हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं तो हम लोग तिब्बत के साथ शेयर करते हैं। और अपना देश में अपना रीजन में किसको बुलाना है, किसको इनवाइट करना है, नहीं करना है, ये हम लोगों का राइट होता है। अभी चाइना का साथ तो देखिए, चाइना तो इतना दूर में था। 1950 को जबरदस्त वो लोग तिब्बत को कब्जा किया। इसके बाद तिब्बत को तो कब्जा किया कि इसके बाद उन लोगों का जो एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है, वो सिक्योंग लाने भी आप लोगों को जो जिक्र किया, पूरा एक्सपेंशनिस्ट वो लोग पॉलिसी में चलता है। अरुणाचल को पूरा वो लोग क्लेम करते हैं। यही छोड़िए, भूटान में एक तो जगह है सक्तेंग मेरा। सक्तेंग मेरा तो तिब्बत के साथ में भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। वो शेयर करते तो हमारा तवांग अपना अरुणाचल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तवांग फर्दर लेके तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सो चाइना का क्लेम जो है तवांग से भी पार करके भूटान इवन सक्तेंग मेरा भी क्लेम करते हैं वो लोग। तो आप इश्यूज देखिए, लद्दाख में कितना वहाँ पे ये इशू हुआ, गलवान इशू हुआ, ये डोकलाम इशू, ये सिक्किम साइड और भूटान साइड में जो हुआ है। सो चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट जो मॉडल है उसको चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी वहाँ तिब्बत में जिस हालत से चाइना जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट के नाम में बहुत सारा जिस कल्चर वहाँ पे जो जिनोसाइड वहाँ पे कर रहा है, सारा तिब्बतन कल्चर्स को ट्रेडिशंस को ख़त्म करने में तुला हुआ है वो लोग वहाँ पे। और तिब्बत का जो इतना रिच नेचुरल रिसोर्सेज, खास करके माइनिंग सेक्टर में, और लिथियम का बहुत बड़ा एक डिपॉजिट है वहाँ पे। तो माइनिंग तो पूरा रैम्पेंटली वहाँ पे माइनिंग करके सारा रिसोर्सेज को वो लोग ख़त्म करता है लिथियम का, और जिससे हमारा एनवायरनमेंट में भी काफ़ी इम्पैक्ट अभी होने वाला है। और आप सब लोग जानते हैं कि हाइड्रो पावर, जैसे मैंने कहा कि तिब्बत इतना सारा वाटर बॉडीज है वहाँ पे। सो हाइड्रो पावर का डेवलपमेंट वो लोग ने स्टार्ट किया था ईयर 2000 ऑनवर्ड्स। सो मोर देन 190 प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अभी वो लोग ने, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीशन भी हो गया और बहुत सारा प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में भी है। और तिब्बत एक चाइना एक ऐसा एक कंट्री है कि यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है वो लोग। तो उसमें अगर सिग्नेटरी होता तो उसका डाउन स्ट्रीम में, जैसे अभी हम लोगों का अरुणाचल आसाम हो गया, इंडिया हो गया ब्रॉडली, सो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट करके हम लोगों का मिनिमम रिवर्स को जीवित रखने के लिए जो पानी चाहिए, जो परसेंटेज चाहिए, वो हम लोग मांग सकते हैं। सिंस चाइना इज नॉट इन सिग्नेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाटर ट्रीटी, उसको कुछ बाइंडिंग नहीं है, इसलिए वो रैम्पेंटली अपना एनर्जी को ड्रॉ करने के लिए वहाँ से पावर निकल के चाइना में बेचने के लिए। और अभी जो रिसेंट जो ये जो मेडोक काउंटी जो अरुणाचल का बॉर्डर में जो उन लोगों का जो काउंटी है, इसको मेडोक काउंटी कहते हैं। सो मेडोक काउंटी में उन लोग ने सबसे बड़ा हाइड्रो पावर
अराउंड 60,000 मेगावाट उसको बनाएंगे, और इन लोगों का 5 ईयर प्लान में ये पास भी हो चुका है. सो दिस इज ए वेरी कंसर्न मैटर, नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल, पूरा कंट्री के लिए और पूरा दुनिया के लिए ये बहुत चिंता का एक विषय है. ठीक है, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए हम लोग समझते हैं 1,000 मेगावाट, 2,000 मेगावाट, 3,000 मेगावाट, उतना तक समझ में आता है. मगर 60,000 मेगावाट, आप सोचिए कितना मैसिव स्ट्रक्चर होगा, कितना बड़ा होगा. अभी वो लोग तो पानी को भी इवन वहां से डाइवर्ट करके कुछ दूसरा रीजन में भी लेके जाने का भी वो लोग प्लानिंग चल रहा है. सो अभी देखिए, दुनिया जिस प्रकार से भगवान ने जो बनाया है नेचुरल रिसोर्सेज, उसको नेचर को रेस्पेक्ट करना भी वी एज एन ह्यूमन बीइंग हम लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. कुछ हद तक जितना चाहिए उतना ही हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है. उससे ज़्यादा आप जबरदस्त करेंगे तो दुनिया, वैसे भी पोल्यूशन से, सब एनवायरनमेंट पोल्यूशन से लेके सब हालत ख़राब है. ग्लोबल जो वार्मिंग से भी लोग परेशान है. सो इस प्रकार का मैसिव जो आप नेचर को छेड़छाड़ करेगा तो डायरेक्टली हमारा मदर अर्थ को डैमेज होगा. सो ये काफ़ी लोगों का एक कंसर्न है. सो एनवायरनमेंट में तो थ्रेट है ही है, प्लस ह्यूमन लाइफ में. मैं अभी रिसेंटली अपना अरुणाचल में सियांग बेल्ट में कई सारा जगह में टूर भी किया हूँ, और इसके लिए मैंने लोगों को भी एजुकेट कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर 60,000 मेगावाट हाइड्रो पावर वहाँ तिब्बत में अगर चाइना लोग बना देता है, और जल्दी ही बनाएगा, वो लोग ऑलरेडी पास हो चुका है. वहाँ पे तो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, वहाँ मीडिया तो है ही नहीं, वहाँ क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकता है. जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया तो कर दिया, उसको काम होना ही है. किसी को जवाब क्वेश्चन पूछने का वहाँ हक ही नहीं है. तो जो वहाँ बनने के बाद अपना सियांग बेल्ट, सियांग नदी 80% पानी पूरा सूख जाएगा. इसके बाद फिर वार लाइक सिचुएशन. अभी हम लोग तो वार तो कभी नहीं चाहते, क्योंकि अपना देश भारत जो है हमेशा एक पीसफुल एक कंट्री रहा है. हमेशा नॉन वायलेंस को ही हम लोग प्रमोट करते हैं. मगर जो अभी दुनिया का हालत ऐसे है कि हर एक जगह कुछ ना कुछ कंट्रीज के बीच में वार होते रहता है. सो बाद में जाके ऐसे स्थिति भी आ सकता है कि वार लाइक सिचुएशन में अगर वो लोग वहाँ से पानी को छोड़ देगा, तो आप सोचिए कि पूरा हमारा सियांग बेल्ट, वहाँ का लोगों का जिंदगी पूरा नष्ट. असम जो ब्रह्मपुत्र एरिया है पूरा वहाँ का डिस्ट्रॉय करके टिल बांग्लादेश, ये इफेक्ट जो टिल बांग्लादेश होकर जाएगा. लाखों लोगों का जवान जान जो है गवाएंगे उसमें. प्रॉपर्टी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन लाखों लोगों का ह्यूमन लॉस होगा, वहाँ पे लाइफ लॉस होगा. तो ये बहुत कंसर्न एक एरिया है हम लोगों को. आई थिंक इस फोरम से अभी इंटेलेक्चुअल्स भी काफ़ी यहाँ पे आए हुए हैं, ज़रूर आप लोग इसमें चर्चा करेंगे. और साथ में आज सिक्योंग पेम्पा श्रिंगला है और अपना उनका पूरा सीटीए का टीम भी है. तो मैं सिक्योंग पेम्पा श्रिंग को भी हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि इनका लास्ट जो विजिट हुआ वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं, सीनेट एंड हाउस, तो दो है वहाँ पे, तो जॉइंटली कांग्रेस कहते हैं. तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने ऑलरेडी पास कर दिया कि रिजोल्व तिब्बत एक्ट उन लोगों ने वहाँ पे एडॉप्ट करके पास कर दिया है. अभी आई एग्री विद सिक्योंग पेम्बा श्रिंगला जो कहा था कि चाइना जो ड्रैगन जो है आज इतना पावरफुल कैसे हुआ, तो उस जमाने में अमेरिका का कारण से ही हुआ है. तो शायद अभी उसको अमेरिका जो है अभी रिपेंट कर रहा है, इसलिए अभी वो लोग कुछ करने का फॉर्मूला ढूंढ के पिछले साल ही ये रिजोल्व तिब्बत एक्ट को वहाँ पे रेजोल्यूशंस में पास करके, एंड आई होप अभी नया एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे यूएस में आ गया है. विद द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, विद द न्यू प्रेसिडेंट, डेफिनेटली तिब्बत का जो कॉज है यूनाइटेड नेशन will take it forward with Tibet. Let us all hope and pray. And I must congratulate Sikyong La for this wonderful achievement in your tenure. यहाँ अरुणाचल प्रदेश में हिज होलीनेस 1959 में एग्जाइल होने के बाद में उनके साथ में कई सारा तिब्बत के लोग वहाँ से आए. और सिक्योंग ला ने जैसे कहा कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारा सेटलमेंट एरिया इस देश में दिए हुए हैं, और अरुणाचल प्रदेश में 3 जगह तिब्बतन सेटलमेंट है, अपना तेंजिंगांग, मियो और तेजू एरिया में. तो इसलिए मैं आज सीबीओस का भी यहाँ पे आए हुए हैं, एआईटीएफ और बाकी सीनियर लीडर्स लोग भी यहाँ पे है. सो जो तिब्बतन्स का जो बात आता है इन कॉन्टेक्स्ट टू अरुणाचल प्रदेश,
मैं समझता हूँ कि इसको हमेशा एक सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज नहीं होने का कारण से एक अलग तरीका से ही इसको देख रहा है टिबेटियंस को। टिबेटियंस को बाकी जो रिफ्यूजीज हैं, चकमा, हाजोंग या बाकी जो भी रिफ्यूजीज है बांग्लादेशी, उन लोगों को साथ में टैग कर देता है। ठीक है, टिबेटियंस आर रिफ्यूजीज, दैट वी एग्री। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त में अपना तेंजिंगांग, मेओ, तेजू में सेटलमेंट दे के रखा हुआ है। अभी आज आप लोग उस सेटलमेंट एरिया को जाके देखिए। मैं जब भी टूर में जाता हूँ, जब हमको टाइम मिलता है तो मैं भी जाके सेटलमेंट लोगों से मैं इंटरेक्शन भी करता हूँ। सो आज देखिए कि वहाँ का पॉपुलेशन जो है, टिबेटन पॉपुलेशन जो अरुणाचल में कम होते जा रहा है, एकदम कम होते जा रहा है। क्योंकि वो लोग बाकी विदेशों में जाके अपना काम कर रहा है। कनाडा में काफ़ी लोग चला गया, यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी लोग चला गया। और अपना टिबेटन जो रिफ्यूजीज है, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। उल्टा हम लोगों का अरुणाचली टिबेटन्स जो वहाँ पे सेटलमेंट एरिया में जाके वी शुड लर्न। आप लोग फॉर एग्जाम्पल मेयाओ में जो सबसे बड़ा सेटलमेंट एरिया है, मेयाओ में जाके, ये टीआर कैंप में जाके देखिए कि वहाँ किस प्रकार से वहाँ के लेडीज लोग हैं, वहाँ के जो जवान लोग हैं, किस प्रकार से वो लोग काम करते हैं वहाँ पे। उन लोगों का टेक्सटाइल्स को देखिए, उन लोगों का कारपेट को देखिए, इतना बढ़िया है। आज अरुणाचल में या बाहर में जितने भी जो है, पूरा मेयाओ का कारपेट इज सो फेमस। और मेयाओ का कारपेट के कारण से हम लोगों का जीआई टैग भी मिला हुआ है, अरुणाचल कारपेट बोल के। और मैंने जैसे कहा कि हमारा जो नॉर्दर्न बेल्ट में जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स है, आज टिबेटियंस का ही तो वजह से हमारा जो एज ओल्ड ट्रेडिशन बुद्धिज्म को हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। कर्नाटका में आप लोग देखिए, वहाँ पे सेरा गंदन रेबुंग, इसके बाद निंगमा मोनास्ट्री है, कयू मोनास्ट्री है, साक्या जो मोनास्ट्री है। वहाँ में आप लोग देखिए कि हमारा अरुणाचल प्रदेश के कितने ननरीज में पढ़ते हैं, कितने वहाँ में मोनास्ट्रीज में वहाँ पे पढ़ते हैं। नॉट ओनली ऑफ अरुणाचल, अक्रॉस हिमालयन बेल्ट, सिक्किम, इसके बाद अपना लद्दाख, इसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, साथ ही साथ हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी है, और हिमालयन बेल्ट अपना भूटान से भी है। सो एंटायर हिमालयन बेल्ट का पूरे पॉपुलेशन जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट का जो पढ़ाई करता है, लामास लोग। आज वहाँ पे कर्नाटका में भी या अन्य जो राज्य में जो बड़ा बड़ा मोनास्ट्रीज है, वहाँ में भी टिबेटन लामास का संख्या कम हो गया है। क्योंकि अभी तिब्बत से अभी आदमी यहाँ आना भी तो मुश्किल हो गया है, इसलिए वो लोग वहाँ से आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अभी जो लोग पहले जो था वो लोग सीनियर हो गया, अभी कई लोग तो गुजर भी गया, और जो लोग हैं वो लोग अभी फॉरेन कंट्रीज में चला गया। सो इसलिए मैक्सिमम मोनास्ट्रीज में पूरा अपना हिमालयन बेल्ट का ही लोग है, पूरा अपना इंडियंस लोग ही है वहाँ पे। और उसका अंदर में भी सबसे ज्यादा अपना अरुणाचल प्रदेश का है वहाँ पे। सो टिबेटन्स को बाकी जो रिफ्यूजीज का साथ में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, दैट्स ए मिस्टेक। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सदन में भी मैंने बोला था, असेंबली में, इन फ्लोर ऑफ द हाउस में भी। बाकी रिफ्यूजीज लोग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चकमा, चकमा को भी सेटलमेंट उस वक्त में भारत सरकार ने हमारा ईस्टर्न अरुणाचल में करवाया था, सेम इन पैटर्न विद टिबेटन रिफ्यूजीज को। उन लोगों को भी एरिया आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है। मगर आज के दिन में देखिए नंबर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उन लोगों का सेटलमेंट एरिया में तो कुछ नेचर के कारण से इरोजन भी ज़रूर हुआ है, मगर आज वो देखिए पूरा नमदफा एरिया में स्प्रेड हो गया, जहाँ तहाँ स्प्रेड हो गया, मोर देन लैक्स। अभी लोग तो कहते हैं कि 2 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ इन्फ्लक्स हो गया। हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं, मगर थिंक अबाउट द बांग्लादेशी रिफ्यूजीज। अभी मैं बहुत जल्दी सरकार लेवल में इसका मैं रिव्यू ले रहा हूँ, और आईएलपी सिस्टम को भी, इनर लाइन परमिट सिस्टम को भी मैं टेक्नोलॉजी का साथ में जोड़ के और भी उसको हम रबस बना रहा है। हम लोगों का हमेशा फोकस जो है चकमा, हजोंग, टिबेटन, एक्चुअली जो वहाँ से जो इन्फ्लक्स होके आता है बांग्लादेशी मुस्लिम्स लोग यहाँ में कितना नंबर्स में आके बैठा हुआ है, आप लोगों को शायद अंदाज भी नहीं होगा। तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि टिबेटन जो रेफ्यूजीज जो लोग हैं, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। या हमें बाकी जो बाहर से जो रिफ्यूजीज का साथ में तुलना हम लोगों को नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड इमोशनली बी पार्ट विद टिबेट, कि हम लोग भी हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। और हम लोग भी यही एक विजन रख के जाना चाहिए कि एक ना एक दिन टिबेट जो है एक ऑटोनोमस के रूप में हो या आज़ादी के रूप में हो,
बहुत ही जल्द उन लोगों को मिल जाए, क्योंकि तिब्बत का जो ज्योग्राफिक जो पोजीशनिंग है भारत के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तिब्बत का इश्यूज को रिजॉल्व नहीं होगा, चाइना और इंडिया का रिलेशन को भी अच्छा नहीं होगा, ये आप लोग मान के चलिए। तिब्बत का जो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा तब जाके तिब्बत विल बी एन बफर। तो उसमें क्या होगा कि चाइना इस लोगों का डायरेक्ट इंटरफेरेंस भी नहीं होगा। सो इंडिया और तिब्बत का रिलेशंस को आगे आगे बढ़ाना है। बोथ द कंट्रीज शुड थिंक हाउ टू रिजॉल्व द तिब्बत इशू। जब तक तिब्बत का इशू रिजॉल्व नहीं होगा दोनों कंट्रीज, हमें तो नहीं लगता कि ये एक अच्छा रिलेशंस में लेके आ पाएगा। बिकॉज फ्रेंकली वी डोंट बॉर्डर विद चाइना, वी बॉर्डर विद तिब्बत ओनली। तो इसलिए तिब्बत को रिजॉल्व करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इतना कहते हुए वैसे कहने के लिए तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, मगर मैं उतना टाइम नहीं लूँगा क्योंकि टेक्निकल सेशंस में ही हम सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं अनुरोध करेंगे आप सभी लोग कि अभी जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इनॉग्रेल सेशन में बैठा है, टेक्निकल सेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। इनॉग्रेल तो इज जस्ट इन फॉर्मल पार्ट ओनली। तो फॉर्मल पार्ट तो अभी ख़त्म हो जाएंगे लंच खाने के बाद। इसके बाद मैं फिर अनुरोध करेंगे कि बाहर में छोटा सा अपना जो टिबेटन सपोर्ट ग्रुप है स्टूडेंट्स लोग ने एक यहाँ पे कुछ ब्रोचर्स भी दिया हुआ है, कुछ किताब भी है, उसको ज़रूर लेके आप लोग पढ़िए। और एग्जीबिशन भी रखा हुआ है कि एंशियंट टाइम से तिब्बत और इंडिया का क्या रिलेशन रहा है, कल्चरली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, सब वहाँ पे दिया हुआ है। लंच के साथ साथ उसको भी आप लोग ज़रूर देख के इसके बाद टेक्निकल सेशंस में आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा। विद दिस माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर अपना सिक्योंग पेम्बा सिरिंगला उनका पूरा टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने के लिए। और हिमालयन सुरक्षा मंच जिसका माध्यम से आज ये प्रोग्राम आयोजन हो रहा है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय तिब्बत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।